हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे एसएसटी का, तो उसका हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में 30 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, 30 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। ओवरऑल एसएसटी और अदर सब्जेक्टों को मिला के 60 प्रश्न जो है वो आते हैं और यूपी टेट में, तो हम लोग उसी का भी एनालिसिस कर रहे हैं। उसके प्रश्नों को देख रहे हैं कि किस लेवल के प्रश्न जो है वो यूपी टेट के सेकंड पेपर में 60 नंबर का जो क्वेश्चन आता है सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट को मिला के, तो वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या है, और उसके ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन है, जो ये क्वेश्चन पेपर है वो 2020 का, जो कि 8 जनवरी को पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसका सेकंड पेपर है और उसके एसएसटी वाले पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये हमारा सेशन है आज का, ये आपके यूपी टेट जो आगामी यूपी टेट है जो आने वाला है 28 फरवरी को होगा, या फिर डेट उसके आगे भी बढ़ सकता है, तो उसके लिए ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। और ये अगर आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मिला के और सीटेट में भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो आपको वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। और उसके अलावा यूपी टेट के लिए तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। और एमपी टेट में आपको ईवीएस वाले पोर्शन में थोड़ी बहुत ये हेल्प दे सकता है। और सुपर टेट के लिए ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि यूपी जो पीएनपी यूपी टेट का एग्ज़ाम करवाती है, वही एग्ज़ाम सुपर टेट का भी कंडक्ट कराएगी। तो हमें मतलब क्वेश्चंस का लेवल पता होना चाहिए कि ये कितने डीप में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुपर टेट का भी लेवल कुछ इसी तरीके से रहता है जीके का, तो आप ये इस सेशन को सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये अदर स्टेट एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर जीके का सेक्शन आता है, तो उसके लिए भी ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो मेरा नाम तनु शुक्ला है और आज हम लोग यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 30 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। और सेकेंड बात ये कि हैप्पी न्यू ईयर सब। तो अब हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यूपी टेट का जो हम लोग सेशन कर रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और उसके आगे के पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का 31st क्वेश्चन है ये, कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं हैं? 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं और 16 हैं। तो जो पंचम सवारी ताल होती है उसमें 15 मात्राएं हैं। और जो मैं ये आपको आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल की के तहत मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इसमें का आंसर जो रिवाइज होकर आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका छूट भी सकता है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और इतनी नॉलेज संगीत के बारे में सबको होती नहीं है, और वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूपी टेट में जो कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस ही दिखते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से पूछा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक करके जो हमारा एक टॉपिक होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है कि वंदे मातरम देश गान की रचयिता कौन है। ठीक है, वंदे मातरम देश गान की रचयिता कौन है, मतलब राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम हमारा। पहली बात तो हम सभी को पता है कि वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इसके रचयिता तो सभी को पता है, क्योंकि हम सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो जो वंदे मातरम की रचयिता कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर अमीर खुसरो, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो इसके रचयिता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट भी बता देती हूँ कि जो हमारा ये राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार है इसके। और जो ये वंदे मातरम जो ये बातें ली गई हैं, जो ये गान लिया गया है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, इनके उपन्यास से लिया गया है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है उसे कहाँ से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये पंक्तियाँ जो है इन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास में इन्होंने लिखा था, और वहाँ से ये पंक्तियाँ जो है वो ली गई हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था। तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रीय गीत को 1896 में गाया गया था। ये आपको एकदम अच्छे से याद करके रखना है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय गीत है 1896 में, मतलब 1896 में गाया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि राष्ट्रीय गीत को
और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बहुत टाइम की, वंदे मातरम मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसके गाने का जो समय है वो क्या है। तो उसके जो गाने का समय है वो 65 सेकेंड है, ठीक है, 65 सेकेंड है, या फिर 1 मिनट 5 सेकेंड भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये उसको गाने का समय है, और इसे संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये 4 क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और उसके बाद इन्हें जो ये लाइन्स ली गई हैं, वंदे मातरम की जो लाइन्स ली गई हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और सबसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था, और जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। इतने पॉइंट हमें यहाँ से क्लियर करके रखेंगे। तो एक भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछने का मतलब यही होता है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब आपका टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन उसको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ऐसे ही होता है कि अगर आपने वंदे मातरम से एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर एक बार वंदे मातरम का क्वेश्चन आया है, तो कम से कम उससे एडिशनल हमें 5 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने किया, 5 हमें पॉइंट पता हो गए, और अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आगे बनता है तो आप इजीली कर ले जाओगे। यही होता है प्रीवियस ईयर को पढ़ने का तरीका, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो उसके आगे पीछे की बातों को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो आगे के क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और अगला है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। ये भी एक संगीत से पूछा गया क्वेश्चन है कि राग भैरव का गाया हुआ समय, राग भैरव का गायन समय क्या होता है, क्या है। तो इसके भी बारे में जो जिन्होंने म्यूज़िक पढ़ा होगा उन्हीं को नॉलेज होती है ज़्यादा। तो जो राग भैरव को गाने का समय है वो दोपहर है, सायंकाल है, रात्रि है, या प्रातःकाल है। तो ये डी है, प्रातःकाल है। और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोगों का तुक्का में ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो होते हैं जो म्यूजिक पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है। सामान्यतः मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो 10:1 होता है, या फिर 15:1 होता है, या फिर 20:1 होता है, या फिर 5:1 होता है। तो जो सामान्यतः मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, वो 10:1 होता है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा होगा 10:1 होता है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा आंसर। और अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को हम क्या कहते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा कणों के अपेक्षित अनुपात को हम क्या कहेंगे। मृदा संरचना कहेंगे, या फिर मृदा कणाकार कहेंगे, या फिर मृदा समूह कहेंगे, या फिर मृदा समुच्चय कहेंगे। तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को हम क्या कहते हैं, सॉइल टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मृदा कणाकार आंसर होगा, सॉइल टेक्सचर इसे भी बोला जाता है, ठीक है। सॉइल और टेक्सचर इसे बोला जाता है। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है, ठीक है। क्वेश्चन सिलाई मशीन से भी आ गए हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे गृह विज्ञान को भी मेंशन किया गया है सोशल साइंस वाले पार्ट में। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। तो बहुत ढीला होने पर, प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, या फिर शटल में धागा अटक जाने पर, या फिर तेल की कमी और सफाई ना करने पर। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो आयोग की तरफ से आंसर आया था कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। तो तेल की कमी और सफाई ना करने पर सिलाई मशीन जो है वो भारी चलने लगती है, और जिन्हें सिलाई आती होगी उनके पास इसकी नॉलेज होती है। और यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या फिर एनीमिया होता है, या फिर ऑस्टियोमलेशिया होता है, या फिर रिकेट्स होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसमें जो हड्डियां हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और एनीमिया हम सभी को पता है, रक्त अल्पता मतलब कि रक्त की कमी हो जाती है बॉडी में। और
उसके बाद रक्त अल्पता इसका नाम ही है, रक्त की कमी। और उसके बाद यहाँ पे ऑस्टियो मलेशिया जो होता है, जो ऑस्टियो मलेशिया होता है, उसमें क्या होता है, इसमें एडल्ट में जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में मतलब होती हैं लोगों को। और रिकेट्स जो होता है इसमें भी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद ये 8 से 10 साल तक के बच्चों में होता है, और मेनली ये रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है सही है कि कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में हो जाता है। और ये भी एक कॉमन क्वेश्चन ही था। और अगला है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन है, लिपोप्रोटीन है, या फिर हीम है। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक जो तत्व होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम ग्लोबिन है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और ये बायो वाले पार्ट से पूछा गया है। अगर आपने होम साइंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एक हमारा सेक्शन होता है वो बायो के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं और ये सब होते हैं, उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि आप बायो से इसे मतलब रिलेट करके देखेंगे कि बायो के क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें होम साइंस में भी पढ़ाई जाती हैं। और अगला है कि आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है। मॉन्टेसरी की, डाल्टन की, हर्बर्ट की, या फिर फ्रॉबेल की। यहाँ पे हराबर्ट नहीं होगा, हर्बर्ट होगा। ठीक है, हर्बर्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आजकल जो यूरोप और भारत में किस जर्मन शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा, हर्बर्ट की पाठ योजना जो है वो प्रचलित है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। ठीक है, जो हर्बर्ट थे वो जर्मन शिक्षा शास्त्री थे, आप ऐसे भी याद करके रख सकते हैं इसे। और जो कि आजकल यूरोप और भारत में पाठ योजना पद्धति जो भी प्रचलित है वो हर्बर्ट के हिसाब से ही चलाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला है कि योजना विधि किस पर आधारित है। योजना विधि जो है वो किस पर आधारित है। सुनने पर आधारित है, देखने पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, योजना विधि मतलब कि प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किस पर आधारित है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो करके सीखने पर आधारित है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो करके सीखने पर आधारित है, और योजना विधि करके सीखने पर आधारित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से पूछा गया है। और अगला है कि समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सबसे पहले कहाँ पर कब की गई थी। समपोषणीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। समपोषणीय विकास की संकल्पना की सबसे पहले जो है व्याख्या कहाँ पर की गई थी, तो वो विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था, या फिर मानव विकास रिपोर्ट में किया गया था। तो जो संपोषणीय विकास की जो संकल्पना है सबसे पहले ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट के तहत ये सबसे पहले इसकी संकल्पना दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या कहा जाता है। ठीक है, हमें अगर राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में सब कुछ अच्छे से नॉलेज है तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। पहला तो क्वेश्चन पूछा गया वंदे मातरम से, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जलीय जीव हम किसे कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो हम देखते हैं कि क्या है, मगर है, डॉल्फिन गंगेटिका है, कछुआ है, या घड़ियाल है। तो हम सभी को शायद पता ही है इसके बारे में कि जो राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का वो है डॉल्फिन गंगेटिका। ठीक है, डॉल्फिन गंगेटिका है जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम वो क्या है, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। ठीक है, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और जिनको लिखना होगा वो नोट कर लेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको ईवीएस में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ईवीएस में भी देखने को यूपी टेट में मिल जाते हैं, सीटेट में तो नहीं आते लेकिन यूपी टेट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्लाटानिस्टा गैंगेटिक जो होता है वो जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन गैंगेटिका, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका इसका पूरा नाम है। ठीक है, और सबसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसे 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आपको ये एकदम अच्छे से याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगेटिक मतलब प्लाटानिस्टा गंगेटिका है, और उसके बाद इसे 2 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन अगर बनना तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एकदम रिपीट वाले क्वेश्चन तो आते नहीं कि एक बार पूछ लिया कि कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है और वही बार बार पूछिएगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, टॉपिक इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो चेंज करके ही पूछा जाता है हमेशा। जब मैं आपको और भी प्रीवियस ईयर को कराऊंगी तो आपको देखने को मिलेगा।
और किस वर्ष से वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया, 1990 में पारित किया गया, 1980 में पारित किया गया या फिर 1988 में पारित किया गया था। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है, जो वन संरक्षण अधिनियम है उसे 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, आप इसे याद करके रख सकते हैं। और उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात होती तो यहाँ पे 1986 हो जाता। और हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार आई थी तो वो भी 1986 को ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1980 हमारा आंसर होगा कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में पारित किया गया था। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस में नहीं आता। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में किसे शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो भी होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस में किसे शामिल नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसे शामिल हम करते हैं, CO2 को हम करते हैं शामिल, और O3 को भी हम करते हैं शामिल, CH4 को भी हम करते हैं शामिल, लेकिन हम नाइट्रोजन को इसमें शामिल नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और आपको ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, क्योंकि अगर आप प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसेज इसमें शामिल होती हैं, क्या क्या मतलब किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं, और उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन था वो भी एक कॉमन क्वेश्चन में से ही पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कीटनाशक रसायन नहीं है, मृदा अपरदन को रोकना, या फिर जैविक खाद, या फिर फसल चक्र। तो मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है, तो जो कीटनाशक रसायन है वो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, कीटनाशक जो रसायन है वो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं खेतों में तो जो मृदा जो होती है उससे उसका जो क्षय होता है, ना कि संरक्षण होता है। और जो मृदा अपरदन को रोकना, तो ये संरक्षण देती है मृदा को। जैविक खाद भी, जो जैविक खाद है ऑर्गेनिक खाद का हम जो यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे मृदा संरक्षण को ही बढ़ावा देती है, और फसल चक्र भी हमारे मृदा संरक्षण को बढ़ाती है। तो यहाँ पे मृदा संरक्षण को कौन सी विधि नहीं है, तो जो कीटनाशकों का जो हम प्रयोग करते हैं तो इससे मृदा का क्षय होता है, ना कि संरक्षण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। मतलब फॉर एवर है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एवर हायर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एवर हायर। ठीक है, राइटिंग कुछ अच्छी बन नहीं रही है इसमें, लेकिन मैं लिख देती हूँ इसको एक बार, क्योंकि उसको पढ़ने में ही बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, फॉर एवर हायर, पहला ऑप्शन है कि फॉर एवर हायर। ठीक है, पहला ऑप्शन है फॉर एवर हायर है, और दूसरा है कि RTS, CTS एंड 4TS। तीसरा है कि ये हमेशा बदलता रहता है, या फिर चौथा है कि एवर ऑनवर्ड। ठीक है, एवर ऑनवर्ड। तो ओलंपिक खेलों का अगर हम आदर्श वाक्य देखें तो वो क्या है, तो वो है बी ऑप्शन। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो RTS, CTS एंड 4TS। आपको इसको याद करके ही रखना होगा, क्योंकि जो इस तरीके के आदर्श वाक्य होते हैं वो हमें याद ही करके रखना होता है। ठीक है, तो जो हमारा ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, RTS, CTS एंड 4TS। ठीक है, RTS, CTS एंड 4TS। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और ये खेल से पूछा गया एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा खेल से ही पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है, या फिर हम इसे अवार्ड की कैटेगरी में भी शामिल कर सकते हैं। मतलब कि इसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है। प्रदीप खालको, पुलेला गोपीचंद, दारा सिंह, या फिर विशेष भृगुवंशी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार का विजेता है, तो वो है जो ये क्वेश्चन है 2019 के हिसाब से पूछा गया था, क्योंकि ये 2020 में स्टार्टिंग में पेपर हुआ था। तो मतलब ये 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार के विजेता की यहाँ पे बात की जा रही है, तो 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार के विजेता थे वो पुलेला गोपीचंद थे। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पुलेला गोपीचंद जो थे वो अर्जुन पुरस्कार के विजेता थे। ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था।
और अगला है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मनोरंजन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो मनोरंजन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये म्यूजिक वाले सेक्शन से हो सकता है पूछा गया हो। और मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर की भी 5 प्रकार के होते हैं, ये दिया गया है, ठीक है। तो मनोरंजन जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों के लिए सबसे अच्छा आसन होता है। वज्रासन है, ताड़ासन है, चक्रासन है या सुखासन है। तो जो हमारे घुटनों के लिए सबसे अच्छा आसन होता है वो वज्रासन होता है, ठीक है। वज्रासन जो होता है वो हमारे घुटनों के लिए सबसे अच्छा आसन होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर खोला गया है। तो वो कहाँ पर खोला गया, महाराष्ट्र में, असम में या फिर मणिपुर में या फिर मध्य प्रदेश में। तो जो पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया एक क्वेश्चन है, वो कहाँ पर खोला गया है, तो वो मणिपुर में खोला गया है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर में से खोला गया है, मणिपुर में खोला गया है। और जो इसकी राजधानी है, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि अरहर की संकर किस्म क्या है। अरहर की जो संकर किस्म है वो क्या है, अरहर की संकर किस्म क्या है। तो हम देखते हैं कि अरहर की संकर किस्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है कि ICPH8, ICPH8, ठीक है। ICPH8 जो है वो क्या है, अरहर की संकर किस्म है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। किस राज्य को हम सोयाबीन राज्य कहते हैं। और पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश को मामा की नगरी को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को मामा की नगरी को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। आप लोगों से 2 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन है, ठीक है। मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन है, ये आपको आंसर देना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। और आपको एक ये भी आंसर देना है कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है इस समय कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है इस समय वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग कहते हैं, किचन गार्डनिंग कहते हैं या फिर ट्रक गार्डन कहते हैं। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को जो उगाने की विधि होती है हम उसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को जो उगाने की विधि होती है उसे हम वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि मृदाओं के कारण घनत्व का औसत मूल्य होता है। मृदाओं के कारण नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मृदाओं के कण का, ठीक है। मृदाओं के कण घनत्व का, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, सही आंसर है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही था, और जिसको पता है, नहीं पता है तो नहीं कर सकता। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाग लगाने की विधि कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो समोच्च विधि जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसके बारे में जब हम लोग NCERT क्लास 8th की करने वाले रहेंगे जियोग्राफी की, तो वहाँ पे इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा एक चैप्टर जो है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों पर, मैदानी क्षेत्रों पर और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से पहाड़ी विधि में बाग लगाने की, खेती करने की जो विधियाँ होती हैं उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में चर्चा करूँगी। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं। वसा है, प्रोटीन है, विटामिन व खनिज लवण है और कार्बोज है। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो होते हैं वो विटामिन और खनिज लवण होते हैं, जो कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और आपको न्यूट्रिशन वाला चैप्टर और उसके बाद एक जो ये डिसीज़ वाला चैप्टर होता है वो आपको एकदम क्लियर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको डिसीज से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और उसके बाद न्यूट्रिशन से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। साइंस में तो मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा अगर आप सोशल साइंस भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन अगर हम देखें
तो निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो भूनना है, तलना है, सेकना है या उबालना है। तो निम्नलिखित में से भोजन पकाने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो क्या होती है? तो वो उबालना होता है। भोजन पकाने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो उबालना है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि जो होती है वो उबालना होता है। सेकना, तलना, भुनने से सबसे बेटर जो होता है वो उबालना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो किसके पाचन में सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, वसा के पाचन में, न्यूक्लिक एसिड के पाचन में और प्रोटीन के पाचन में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अभी तक हम लोगों ने बायो से 6 क्वेश्चन जो है अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। बायो से मतलब जो होम साइंस के पार्ट से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बायो वाले सेक्शन से आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से ही ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप इस चैप्टर का नाम कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर विब्रियो कॉलेरी या फिर बैसिलस टाइफोसस या फिर वेरियोला वायरस। तो जो चेचक के विषाणु का जो नाम है वो क्या है? तो वो क्या है? वेरियोला वायरस। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। ये आपको 7वां क्वेश्चन जो है वो आपको बायो वाले सेक्शन से देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायो वाले सेक्शन से आप देख सकते हैं कितने कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना तो हमें जनरल अवेयरनेस होनी ही चाहिए कि हमें रोग के बारे में पता हो, हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता हो, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नॉर्मल जानकारियाँ हो, हमारे पास अपने ब्लड के बारे में अच्छी जानकारी हो। मतलब नॉर्मल जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए और यही इनका मोटो भी होता है। इसीलिए हमें जीके ही पढ़ाया जाता है कि हमें हर सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, हर सेक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि शेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? पसली की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा होने पर, टांग की हड्डी टूटने पर या फिर रोगी के पानी में डूबने पर। तो जो शेफर विधि होती है उसका प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये भी होम साइंस वाले सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शेफर विधि का जो प्रयोग है वो रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया यूपी टेट का, जो कि यूपी टेट का एसएसटी वाला पोर्शन जो था, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो वहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों को इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं यूपी टेट का भी प्रीवियस ईयर का एसएसटी के साथ साथ हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ